हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जिसमें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है स्थूल पट्ट अर्थात पैकिटीन, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विपट्ट अर्थात डिप्लोटीन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पारगति क्रम, पारगति क्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। उसके बाद हमें पढ़ना है मियोसिस का महत्व, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। फिर हमें पढ़ने हैं अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। और उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलकर आज। क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा एक एक करके चीजों को शुरू करते हैं। स्थूल पट्ट से, यानी कि पैकिटीन से। आपने देखा था कि इससे पहले आपने पढ़ा था लेप्टोटीन और जाइगोटीन, तनुपट्ट और युग्मपट्ट। युग्मपट्ट में आपने देखा कि युगली बन गया था, और अब आगे आकर वो आपको कैसा दिखाई देगा, मुझे बताइए जरा। तो अब आगे आकर वो आपको दिखाई देगा किसके जैसा? तो आप कहेंगे कि सर अब वो दिखाई देगा चतुष्क के जैसा। ठीक है जी। पहली बात तो जो स्थूल पट्ट है, आप कहेंगे यह अवस्था तनुपट्ट एवं युगपट्ट से लंबी होती है। तनुपट्ट एवं युग्मपट्ट से लंबी होती है। तनुपट्ट एवं युग्मपट्ट से लंबी अवस्था, लंबी अवस्था। और आप कहेंगे युगली अब चतुष्क के रूप में दिखाई देगा। युगली अब चतुष्क के रूप में दिखाई देगा, टेट्राड के रूप में दिखाई देगा। हम लोगों ने बात की थी बेटा इस बारे में, युगली क्या है, चतुष्क क्या है, ये सब मैं आपको बता चुके हैं। भी यहां पर जब आप देखोगे तो ये दो क्रोमोजोम होंगे भाई, ऐसे। इधर देखो बेटा जरा, ये क्या है? दो क्रोमोजोम है। ठीक है, ये जो है मेरे भाई दो दो क्रोमोजोम है, TWO, दो क्रोमोजोम है ये। और यहां पर साइनेप्सिस भी होएगी, मतलब ये साइनेप्स क्रोमोजोम है, तो ये प्रेजेंट है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और यहीं पर आपको दिखाई देंगी पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। क्या दिखाई देंगे भाई? पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देंगी। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई दे रही हैं, कहने का मतलब यह है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई दे रहे हैं। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देगा। और ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, इसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम भरा होगा। इसमें कौन सा एंजाइम भरा होगा बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये बेटा यहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम भरा होगा, जो कि रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन कराएगा।
क्या कराएगा भाई? रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन कराएगा। देख सकते हैं आप। पुनर्योजन कैसे होगा? पुनर्योजन तब होगा जब जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर, मेन एजेंडा ही यही था। अगर आप यहां पर देखो भाई, तो पैकीटीन यानी कि स्थूल पट्ट का मेन एजेंडा ही हमारा यही था कि हमें यहां पर क्या कराना है? क्रॉसिंग ओवर कराना है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। तो जब भी आप क्रॉसिंग ओवर कराइएगा, तो सवाल यह कि सर क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, समझो। तो क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलॉगस क्रोमोजोम के या समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के असंतति, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, आनुवांशिक पदार्थ का, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान। फायदा क्या है भाई? जीन विनिमय होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो बेटा रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि पुनर्योजन होगा। और पुनर्योजन होगा तो फिर विकास होगा, एवोल्यूशन होगा। विकास में सहायता मिलेगी, एवोल्यूशन में सहायता मिलेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है क्रॉसिंग ओवर का, होता भी इसीलिए है क्रॉसिंग ओवर बेटा। और स्थूल पट्ट के अंत तक ये जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। स्थूल पट्ट के अंत तक, स्थूल पट्ट के अंत तक जीन विनिमय पूरा हो जाता है। जीन विनिमय पूर्ण हो जाता है बेटा, पूरा हो जाता है। जीन विनिमय पूर्ण हो जाता है यानी कि वो पूरा हो जाता है बेटा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है भाई, अभी ये पूरा नहीं हुआ, एक बार मैं इसको पूरा कर लूं फिर आप लोग एक साथ पूरा देखिएगा। देखो बेटा कैसे होता है ये काम, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये आपके दो क्रोमोजोम है, इसमें कैपिटल टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ये जो क्रोमोजोम अगर इसको ऐसे लिखें तो इसमें लिखा हुआ है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्रोमोजोम है, इनको हमने क्या किया, लाइन वाला जो अरेंजमेंट है वैसे व्यवस्थित कर लिया। लाइन वाले अरेंजमेंट के साथ जब आप इसे व्यवस्थित करोगे तो बेटा आप आगे क्या देखते हो कि ये दोनों कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये देखो ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है भाई, ये जो है क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। यानी अब आपको ये आगे कैसा दिखाई दे रहा होगा बेटा? अब ये आगे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा ग्रीन वाला मैंने इधर जोड़ दिया है और थोड़ा सा स्काई ब्लू वाला पार्ट जो है मैंने इधर जोड़ दिया है। यानी ये स्मॉल टी इधर आ गया है और ये कैपिटल टी एक इधर चला गया है, ऐसे समझ लो। एक जीन के हिसाब से समझा रहा हूं। इस तरीके से होता है ये जीन विनिमय।
और अगर आप इसको बहुत आखिरी में देखोगे, एकदम आखिरी में अगर आप इसे देखोगे तो बच्चों ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, जो कि मैं आपके लिए बोर्ड पर बना रहा हूं। ये बेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। क्रॉसिंग ओवर कितनी भी जगह पर हो सकती है, एक कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए। ये तो क्या हो गया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर तो कितनी भी जगह पर हो सकती है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो कितनी सारी जगहों पर हो सकती है, 1 2 3 4 5। लेकिन स्थूल पट्ट अर्थात पैकिटीन के अंत में ये जिप लाइक, जैसे चेन ओपन होती है ना, पैंट की चेन है गई, बैग की चेन है गई, ऐसे ओपन होती है वो, तो ये जिप लाइक मैनर में ओपन होते हैं और एकदम आखिरी में आपको ये क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। आखिरी में आपको बेटा क्या दिखाई देगा, क्रॉसिंग ओवर जो है वो दिखाई देगा। और अगर आप द्विपट्ट को देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान से समझना, यहीं पर मैं आपको द्विपट्ट पढ़ा देता हूं। अगर आप डायग्राम देखें द्विपट्ट यानी कि डिप्लोटीन का, तो भाई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है आइए मैं बता देता हूं। द्विपट्ट में क्या होता है बच्चों कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है, ये ऐसे। अब ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये अब आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखो यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। द्विपट्ट में जब आप देखते हैं तो वहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा। तो बात नंबर 1 कि द्विपट्ट के प्रारंभ में ही, द्विपट्ट के प्रारंभ में ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। प्रारंभ में ही सिनेप्टोनीमल सामिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। सिनेप्टोनीमल सामिश्र का विघटन हो जाता है। और ये जो विघटन हो जाता है ना, इसी को एक वर्ड में क्या कह दिया जाता है, डी साइनेप्सिस। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो साइनेप्सिस कहते हैं, और जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है तो फिर उसे डी साइनेप्सिस कहते हैं बेटा, डी साइनेप्सिस कह दे उसे। अच्छा ये चीज आप ध्यान में रखें कि जब ये डी साइनेप्सिस हो जाता है तो यहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये एक्स शेप संरचना, ये है भाई एक्स शेप संरचना, एक्स शेप संरचना। और ये जो एक्स शेप संरचना इसको कहते हैं कियाजमेटा, कायजमेटा कह देते हैं या कियाजमेटा कहते हैं। तो जब ये मिट जाता है, कायजमेटा जो है दिखाई देता है एक्स शेप। यानी अभी तक तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम, यहां तक देखो, यहां तक तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए थे, अभी तक ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की सहायता से जुड़े हुए थे। अब क्या है, ये जो समजात गुण सूत्र हैं, आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर बिंदु के अतिरिक्त, यानी कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर बिंदु के अतिरिक्त, क्रॉसिंग ओवर बिंदु के अतिरिक्त समजात गुण सूत्र पृथक हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे बेटा, आप देख रहे हो ना, उस एक पॉइंट के अलावा ये जो है अलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं बेटा। ये एक क्रॉसिंग ओवर बिंदु के अतिरिक्त जो है ये अलग हो चुके हैं। और ये देखा जाता है कि कुछ कशेरुक प्राणियों के ऊसाइट में, कुछ कशेरुक प्राणियों के ऊसाइट में
कुछ कशेरुक प्राणियों के उस साइट में डिप्लोटीन महीनों या सालों तक चलता है। महीनों या सालों अर्थात वर्षों तक चलता है। महीनों या वर्षों तक चलता है। ठीक है भाई। तो ये पहले आप पैकिटीन को देखो और डिप्लोटीन में जो चेंजेस आते हैं कैसे आते हैं वो भी देख लेना फिर। ठीक है जी। तो ये बेटा आपने देख लिया पैकिटीन और डिप्लोटीन। ठीक है ना। आपने क्या देख लिया, पैकिटीन और डिप्लोटीन देख लिया। पैकिटीन और डिप्लोटीन जो है आपने देख लिया भाई। ठीक है ना। अच्छा सुनो, यहां पर क्या होगा बेटा, आगे की जो अवस्था है जिसे आप कहते हैं पारगति क्रम, आगे की जो अवस्था है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारगति क्रम कहते हैं। पारगति क्रम यानी कि डाइकाइनेसिस। पारगति क्रम यानी कि डाइकाइनेसिस। अब बच्चों जब आप डाइकाइनेसिस देखोगे ना तो ये जो कियाजमेटा बना था, इस कियाजमेटा का उपांति भवन होने लगेगा अर्थात अंत होने लगेगा। केंद्रक झिल्ली भी जो है वो विघटित हो जाएगी। मैं बनाए दे रहा हूं केंद्रक झिल्ली, लेकिन विघटित होती हुई, या सीधे सीधे रखो केंद्रक झिल्ली का विघटन हो जाता है तो करा दो विघटन, क्या दिक्कत है। अब ये क्या है, ये कोशिका आवरण है बेटा, इसमें मैं केंद्रक आवरण नहीं बना रहा क्योंकि उसका विघटन हो जाना है। देखिए जैसे ये दो गुणसूत्र हैं, इस तरीके से मान लीजिए ये क्या बेटा, दो गुणसूत्र हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो आप क्या देखोगे, ये इस तरीके से दर्शाने का क्या मतलब है कि भाई क्रॉसिंग ओवर हुआ इनके बीच में। अलग अलग कलर बना के मैं क्यों दर्शा रहा हूं, ता, ताकि आपको समझ में ये आ जाए कि इस क्रोमोजोम का कुछ पार्ट जो है, बता मेरे भाई किधर आ गया है, वो आ गया है इधर, है ना, इस तरीके से। तो ये जीन विनिमय को दर्शाता है। इस अवस्था तक क्या क्या होता है वो समझने वाली बातें, ये जो पारगति क्रम है इस अवस्था में क्या क्या होता है वो देखने सुनने और समझने वाली बातें। बात नंबर 1, कायजमेटा का उपांति भवन हो जाता है। वो जो कियाजमेटा बना था का उपांति भवन मतलब अंत हो जाता है, समझ लीजिए आप। उपांति भवन अर्थात अंत हो जाता है। कायजमेटा का उपांति भवन अर्थात अंत हो जाता है। कायजमेटा का उपांति भवन अर्थात अंत हो जाता है, अंत। अच्छा दूसरा सुनो, कायजमेटा के उपांति भवन के अलावा गुणसूत्र जो हैं वो पूरी तरीके से संगनित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि गुणसूत्र
पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र पूरी तरीके से संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर एवं तर्क तंतु एकत्रित होकर तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को पृथक होने में लग जाते हैं। समजात गुणसूत्रों को पृथक करने में लग जाते हैं। पृथक करने में लग जाते हैं। जैसे उधर आप देखो ना, माइटोसिस के दौरान भी क्या हो रहा था कि प्रोफेज के एंड में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सब बनना शुरू हो गए थे, है ना। और जो केंद्रक झिल्ली है वो उसका विघटन हो गया था। केंद्रक झिल्ली का क्या हो गया था बेटा? विघटन हो गया था। तो यहां पर भी आप देखिएगा कि केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी। केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी। केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी। एवं केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी एवं कोशिका आवरण झिल्ली का विघटन हो जाएगा। एवं कोशिका आवरण झिल्ली का विघटन हो जाएगा। कोशिका आवरण झिल्ली का विघटन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोशिका आवरण झिल्ली का क्या हो जाएगा बच्चों? विघटन हो जाएगा। उसका जो कोशिका आवरण झिल्ली है उसका हो जाएगा विघटन। ये जो अवस्था है ये डाइकाइनेसिस, आप कहेंगे पारगति क्रम मध्यावस्था प्रथम की ओर पारगमन को दर्शाता है। पारगति क्रम मध्यावस्था प्रथम की ओर पारगमन को दर्शाता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है बताओ जरा मुझे। कि ये अब जो सेल है वो पूर्वावस्था प्रथम को पूरा करके मध्यावस्था प्रथम की ओर जा रही है। आगे बात समझ, कि जो सेल है, कि जो कोशिका है वो पूर्वावस्था प्रथम को कंप्लीट करके किधर जा रही है? मध्यावस्था प्रथम की ओर जा रही बेटा, मध्यावस्था प्रथम की ओर जा रही है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम उपावस्था है। पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम उप अवस्था है। अंतिम उप अवस्था कौन है भाई? ये अंतिम उप अवस्था तो आप कहेंगे पारगति क्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। पारगति क्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। ये बेटा देखो आप ध्यान से, ये आपका पारगति क्रम पूरा हो गया। यहां से शुरू करते हैं। 2 स्टेज हमने लास्ट टर्न पे पढ़ लिए थे। लेप्टोटीन हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, जाइगोटीन भी हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। आज हमने पैकिटीन से पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने पैकिटीन के बारे में पढ़ा कि पैकिटीन में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये यहां तक इस तरीके से। फिर द्विपट अर्थात डिप्लोटीन के बारे में पढ़ा कि डिसाइनेप्सिस हो जाएगा, कियाज्मेटा दिखेगा। कुछ वर्टिब्रेट होते हैं जिनकी उस साइट में ये वर्षों या महीने तक दिखता है। फिर हमने ये पढ़ा पारगति क्रम कि जो कियाज्मेटा है उसका भी अंत हो जाएगा, उपांति भवन हो जाएगा, गुणसूत्र पूरी तरीके से संघनित हो जाएंगे, केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी, केंद्रक आवरण का विघटन हो जाएगा। ये सारी चीजें बेटा, ठीक है ना।
तो पार गति क्रम तक का कार्य पूरा हो गया है। आइए अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे मध्यावस्था प्रथम के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए जरा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यावस्था प्रथम के बारे में। राइट बच्चों, अब हमें पढ़ना है मध्यावस्था प्रथम के बारे में। मध्यावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम अर्थात मेटाफेज फर्स्ट। मध्यावस्था प्रथम अर्थात मेटाफेज फर्स्ट। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कभी आप मध्यावस्था पढ़िए, जब भी कभी आप मध्यावस्था प्रथम पढ़िए, तो मध्यावस्था को भी जरूर ध्यान में रखिए। मध्यावस्था को ध्यान में रखते हुए मध्यावस्था प्रथम पढ़ेंगे तो जल्दी याद होता है। ठीक है भाई, मध्यावस्था को अगर ध्यान में रखते हुए मध्यावस्था प्रथम पढ़ेंगे तो ये जो मध्यावस्था प्रथम है वो ज्यादा समझ में आता है। अब देखो समझो चक्कर क्या है यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो किधर भी नहीं बची भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो किधर भी नहीं बची, केंद्रक आवरण का तो विघटन हो चुका है। लेकिन बच्चों जब आप देखते हो ना मध्यावस्था में, तो ये जो गुण सूत्र हैं ये इस तरीके से मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सही है ना। ये जो गुण सूत्र हैं माइटोसिस के अगर आप प्रोफेज की बात करें तो आप ये देखिए ये क्या हो गई, एक हो गई मध्यावस्था पट्टिका, और ये मध्यावस्था पट्टिका पर कौन इकट्ठा हुआ जा रहा है बताओ जरा। मध्यावस्था पट्टिका पे इकट्ठा हुआ जा रहा है क्रोमोजोम, एक 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 क्रोमोजोम जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं से एक एक करके जो क्रोमोजोम है वो मध्यावस्था पट्टिका में या मेटाफेजिक प्लेट में एकत्रित हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में, मध्यावस्था में। लेकिन बच्चों अगर आप देखो मध्यावस्था प्रथम, अगर बेटा आप देखो मध्यावस्था प्रथम, तो बात नंबर एक, ये जो मध्यावस्था प्रथम है ना, इस मध्यावस्था प्रथम में दो बनते हैं बेटा, दो जो है ऐसे जब आप देखेंगे तो यहां पर एक तो क्या होता है, दो मध्यावस्था पट्टिकाएं बनती हैं, दो बनती हैं मध्यावस्था पट्टिकाएं। ये कुछ इस तरीके से भाई, और ये थोड़ा सा पार्ट इसको ऐसे इधर बदल देते हैं ताकि ये समझ में आए क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना भैया, ये ऐसे। और आप क्या देखोगे कि ये यहां से ऐसे पोल से जो निकलने वाला फाइबर है उससे बेटा ये जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर आप मध्यावस्था को देखें तो एक मध्यावस्था पट्टिका है, ठीक है भाई, एक क्या है, मध्यावस्था पट्टिका है, और सारे जो गुणसूत्र हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं मध्यावस्था पट्टिका में। आप यहां पर कहेंगे कि एक तो दो मध्यावस्था पट्टिकाएं हैं, यहां पर बेटा मेटाफेज में दो मध्यावस्था पट्टिकाएं बनती हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो सुनिए कि जो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है वह मध्यावस्था पट्टिका पर पहुंचता है। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा मध्यावस्था पट्टिकाओं पर पहुंचता है।
यहां पर यानी माइटोसिस में जो आप काम पढ़ते हैं एक क्रोमोजोम को लेकर, माइटोसिस में जो काम आप एक क्रोमोजोम को लेकर पढ़ते हो, मियोसिस 1 के दौरान वो आपको समजात गुणसूत्रों के जोड़ा के लिए पढ़नी होती है। भाई माइटोसिस के दौरान यहां पर एक गुणसूत्र एक ऐसे यहां पे जोड़े में इस तरीके से भाई, और आप कहेंगे कि ध्रुवों से निकलने वाले तंतु, जो ध्रुवों से निकलने वाले तंतु होते हैं ये फाइबर्स, ध्रुवों से निकलने वाले तंतु, ध्रुवों से निकलने वाले तंतु गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। ये जो समजात गुणसूत्र है ना, इनसे बेटा वो जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये जब आप मध्यावस्था, माइटोसिस की जो मध्यावस्था है उसको ध्यान में रखते हुए, उससे तुलना करते हुए जब आप मध्यावस्था प्रथम पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है, चीजें जो है थोड़ा जल्दी समझ में आती हैं, है ना। ये देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों, मध्यावस्था प्रथम हो गया सबका। आइए बच्चों, सर्दी आ गई यार, बहुत चिल्लाना पड़ता है तुम लोग चक्कर में। बिना मतलब के कब बना रहेगा अब। पश्चावस्था प्रथम पढ़ेंगे बेटा। एनाफेज फर्स्ट, पश्चावस्था प्रथम जो है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है भाई, सुनो, सेम काम करेंगे। जब हमें पश्चावस्था पढ़ना होगा तो बेटे हम लोग क्या करेंगे कि माइटोसिस का जो पश्चावस्था था उससे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे इसको। उसी से क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या हो रहा था वो समझिए पहले। ठीक है, चलो सुनो, यहां पर आप क्या देख रहे थे कि सेंट्रोमियर जो था यानी कि गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु का विघटन हो गया था। सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो गए थे और सेपरेट होकर पोल पर पहुंच गए थे। सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो गए थे और सेपरेट होने के बाद पोल पर पहुंच गए थे। लेकिन बच्चों जब आप पश्चावस्था प्रथम देखोगे ना, तो पश्चावस्था प्रथम में थोड़ा आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी। समझो, ये इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज कर देंगे ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था।
देखो भाई, आप खुद देखो, आप इन दोनों चीजों में अंतर देखो मेरे भाई। पश्चावस्था और पश्चावस्था प्रथम में अंतर देखो, क्या क्या हो रहा है यहां पर, बताओ जरा। आप कहेंगे कि गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता है। गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता है। गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता है। बच्चों, गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता, इसका फायदा क्या है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जो क्या बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि संतति अर्धगुणसूत्र, अब वो पृथक नहीं होंगे, अब वो एक साथ बने रहेंगे। तो आप कहेंगे कि गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता है एवं संतति अर्धगुणसूत्र, संतति अर्धगुणसूत्र, संतति अर्धगुणसूत्र पृथक नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं, यानी कि अलग नहीं होते हैं। गुणसूत्र बिंदु का विघटन नहीं होता है तथा संतति अर्धगुणसूत्र पृथक नहीं होते हैं। अब जो समजात गुणसूत्र हैं पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। आप कहेंगे समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र पृथक होकर, समजात गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। अपने 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 ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। समजात गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा समजात गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा? कहेंगे यह, इसी को क्या कहते हैं, पहली बात तो ये भी याद रखिए, इसी को कहा जाता है डिसजंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ना, डिसजंक्शन मतलब अलग होना। तो अब देखो ये गुणसूत्र अलग अलग हो गए। अब कहेंगे यह अवस्था, यह अवस्था गुणसूत्र संख्या में, यह अवस्था गुणसूत्र संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। यह अवस्था गुणसूत्र संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है भाई, ये जो अवस्था है ये गुणसूत्र संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है बेटा। ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आप खुद समझो ना, देखो इधर देखो, जैसे मान लो मेटाफेज में ये कुछ ऐसी अवस्था थी, अब एनाफेज में क्या हो गए, ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब मतलब एनाफेज 1 में ये अलग हो गए, अब ये टीलोफेज 1 में ऐसे हो जाएंगे। तो ये तो भाई 2n था, मेटाफेज में क्या था 2n, एनाफेज में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनी अब ये क्या हो जाएंगे n और n। मेटाफेज में बेटा जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी अब ये क्या हो जाएंगे, आप खुद देखो ना, n और n हो जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे जैसे अगर आप देखो, अगर आप देखो तो जो पश्चावस्था था माइटोसिस का, वो गुणसूत्र संख्या वहां पे बढ़ जा रही थी क्योंकि एक क्रोमेटिड का क्रोमोजोम था, क्योंकि वहां पर एक क्रोमेटिड का क्रोमोजोम था। यहां पर जो एनाफेज 1 है, जो पश्चावस्था प्रथम है, यह जो है ये गुणसूत्र संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। जबकि जो ये एनाफेज था, ये जो पश्चावस्था था, ये गुणसूत्र संख्या के बढ़ने के लिए उत्तरदायी था। किसके लिए उत्तरदायी था बेटा? बढ़ने के लिए। चलो तो यहां तक देखो भाई एक बार,
इसके बाद मैं आपको अंत्यावस्था प्रथम पढ़ाता हूं, ये देखते चलिए। इसको जो है बेटा फटाफट से देखते चलो भाई। चलिए यहां तक देख लिया आपने। आ जाओ बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाता हूं अंत्यावस्था प्रथम। अंत्यावस्था प्रथम। अर्थात टीलोफेज फर्स्ट। अंत्यावस्था प्रथम अर्थात टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा बेटा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। सिंपल सा काम मैं आपको बता दूं। इस एक सेल से क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगी। ये कोई डिप्लॉइड सेल रही होगी जिसमें दो केंद्रक बन गए थे, ठीक है ना। और अब ये आपको क्या है, दो हेप्लॉइड सेल मिल गई हैं भाई। और ये दो सेल बनी है ना, इनको कहा जाता है कोशिका द्विक। दो सेल बनी है ना, तो इनको क्या कह दिया जाएगा, कोशिका द्विक। इंग्लिश में कह देते हैं डायड ऑफ सेल। कोशिका द्विक कह देंगे बेटा, डायड ऑफ सेल कह दिया जाएगा इन्हें, कोशिका द्विक या डायड ऑफ सेल। और क्या क्या होता है अंत्यावस्था प्रथम में, आप कहेंगे कि केंद्रिका व केंद्रक आवरण वापस आ जाते हैं। केंद्रिका व केंद्रक आवरण वापस आ जाते हैं। एक और बड़ा पॉइंट है कि गुण सूत्रों में थोड़ा बहुत छितराव होता है। गुण सूत्रों में थोड़ा बहुत छितराव होता है। किंतु वे अंतरावस्था की तरह, किंतु वे अंतरावस्था की तरह पूरी फैली हुई अवस्था में नहीं पहुंचते। पूर्णतः फैली हुई, ऐसे लिख लीजिए, पूर्णतः पूर्णतः फैली हुई, पूर्णतः फैली हुई अवस्था में नहीं पहुंचते। ये लाइन समझो भाई, पहले मैं यहां पे स्टार मार्क कर दूं, फिर ये लाइन समझा देता हूं मैं आपको। क्या होता है बच्चों, जब आप माइटोसिस पढ़ते हो, माइटोसिस, माइटोसिस जब आप पढ़ते हो, तो माइटोसिस के दौरान क्या होगा, टीलोफेज के बाद आता है इंटरफेज। समझ रहे हो ना भाई, टीलोफेज के बाद क्या आता है बच्चों, इंटरफेज आता है, इंटरफेज, अंतरावस्था। तो टीलोफेज में क्या देखने को मिलता है, अंत्यावस्था में क्या देखने को मिलता है, कि जो गुण सूत्र हैं वो पूरी तरीके से डीकंडेंस हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्रोमेटिन जाल बन जाते हैं, पूरी तरीके से फैल जाते हैं भाई। कहां पर, माइटोसिस में पूरी तरीके से फैल जाते हैं बेटा, पूरी तरीके से फैल जाते हैं। लेकिन जब आप माइटोसिस की बात करते हो मित्रों, सॉरी, जब आप मियोसिस की बात करते हो, मियोसिस, तो बेटे मियोसिस के दौरान क्या है कि जैसे ही अंत्यावस्था प्रथम खत्म होगा, थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी अवस्था आती है, अंतरालावस्था, अंतरालावस्था, और उसके तुरंत बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। उसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाता है बेटा, मियोसिस 2।
ठीक है ना। उसके तुरंत बाद जो है मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। तो वापस से गुणसूत्र संघनित हो पाए इतना समय रहता नहीं है, गुणसूत्र संघनित हो पाए इतना समय रहता नहीं है। और यही वजह है कि ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनमें छितराव देखने को मिले, यानी कि थोड़ा बहुत ये लूज हो सकते हैं, डिकंडेंस हो सकते हैं, लेकिन अंतरावस्था के जैसा डिकंडेंसेशन यहां देखने को नहीं मिलता है बेटा। अब यहां पे आ जाएगा बेटा अंतरालावस्था। अंतरालावस्था जिसको अपन लोग इंग्लिश में कह देंगे बेटा इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस कह देंगे भाई, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, इंटरकाइनेसिस कह देंगे। अंतरालावस्था यानी कि इंटरकाइनेसिस। बात नंबर एक, बात नंबर एक कि ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम एवं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम एवं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के मध्य का समय अंतराल, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के मध्य का समय अंतराल। दूसरी बात, इसको आप कहेंगे कि ये अंतरावस्था से छोटा है, इंटरफेज से छोटी अवधि, कम ड्यूरेशन का होता है ये। इंटरफेज तो भाई अंतरावस्था वो तो 95% टाइम लेता है ना, तो ये छोटा तो रहेगा ही। अंतरालावस्था जो है इसे तो अंतरावस्था से छोटा रहना ही रहना है, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, याद रखिएगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होता है। ठीक है भाई। तो अंत्यावस्था प्रथम के बाद ये हो गया आपका अंतरालावस्था यानी कि इंटरकाइनेसिस। और मियोसिस 2 आप जानते हैं, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 में अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। बस एक चीज याद रखिएगा कि जो एनाफेज 2 है उसमें गुणसूत्र बिंदु का विघटन होता है, एनाफेज 2 में गुणसूत्र बिंदु का विघटन होता है, माइटोसिस में भी होता है। लेकिन बेटा जो एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 जो क्या है बेटा, एनाफेज 1 होता है। अगर आप एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 में जो गुणसूत्र बिंदु है यानी कि जो सेंट्रोमियर है उसका विघटन नहीं होता, उसका विघटन नहीं होता है मेरे भाई। चलिए आइए आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए फटाफट से। हो गया भाई, चलो सुनो। इसके बाद हमें पढ़ना है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व।
अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। बेटा एक तो ये क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, किसी भी जाति में, या आप कहेंगे कि प्रत्येक जाति में, प्रत्येक जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या संरक्षित रखता है, समान बनाए रखता है उन्हें। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, मियोसिस के दौरान जीन विनिमय होता है। मियोसिस के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय। जीन विनिमय होता है तो उससे पुनर्योजन होगा, पुनर्योजन होगा तो उससे विविधता आएगी, पुनर्योजन होगा तो उससे विविधता आएगी। और बच्चों जब भी विविधता आएगी तो विकास यानी कि एवोल्यूशन में सहायता मिलेगी। जब भी विविधता आएगी तो आप देखेंगे कि विकास यानी कि एवोल्यूशन में जो है सहायता मिलेगी, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो अर्धसूत्री विभाजन ने क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या को संरक्षित करके रखता है, समान बनाए रखता है और विविधताएं उत्पन्न करता है। इट क्रिएट्स वेरिएशंस। अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। देखिए जब आप अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार पढ़ते हैं तो एक होता है गैमेटिक मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, एक होता है गैमेटिक मियोसिस, दूसरा होता है बच्चों स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है भाई, तीन तरीके का मियोसिस है जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। गैमेटिक मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है और जाइगोटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस होता है बेटा, स्पोरिक मियोसिस होता है और जाइगोटिक मियोसिस होता है। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटिक मियोसिस की। आप कहेंगे गैमीट के निर्माण के लिए, गैमीट के निर्माण के लिए, जब गैमीट बनाना होता है ना, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन के दौरान, युग्मक के निर्माण के लिए, गैमीट के निर्माण के लिए, तब ये होता है गैमेटिक मियोसिस। और कहां होता है, जंतुओं में। कहां पर होता है बेटा, जंतुओं में होता है, जंतुओं में। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्पोरिक मियोसिस कब होता है, तो आप कहेंगे बीजाणु अर्थात स्पोर निर्माण के लिए, बीजाणु अर्थात स्पोर निर्माण के लिए, बीजाणु अर्थात स्पोर निर्माण के लिए। और कहां पर होता है, आप कहेंगे शैवालों को छोड़कर सभी पादपों में, शैवालों को छोड़कर समस्त पादपों में। और बच्चों तीसरा है जाइगोटिक मियोसिस। देखो गैमेटिक मियोसिस गैमीट के निर्माण के लिए होता है,
स्पोरिक मियोसिस स्पोर अर्थात बीजाणु के निर्माण के लिए होता है, लेकिन बच्चों जाइगोटिक मियोसिस जो है वो जाइगोट के निर्माण के लिए नहीं होता। आप कहेंगे जाइगोट अर्थात युग्मनज में होता है। जाइगोट अर्थात युग्मनज में होता है। आप कहेंगे शैवाल तथा कवक, उदाहरण इसके हो जाएंगे शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक, देखो होता क्या है, कोई डिप्लॉइड सेल है, इधर देखो जरा भाई ध्यान से, कोई डिप्लॉइड सेल है, वहां पे हैप्लॉइड गैमीट बनाना है, गैमेटिक मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गैमेटिक मियोसिस। यहां पर डिप्लॉइड से मियोसिस होके हैप्लॉइड सेल बनेगा जो कि स्पोर यानी कि इस, इस जो कि बेटा स्पोर बनाएगा, बीजाणु बनाएगा, ठीक है ना, स्पोर बनाएगा यानी कि बीजाणु बनाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप यहां पर देखो दो हैप्लॉइड, मान लीजिए ये हैप्लॉइड गैमीट, ये हैप्लॉइड गैमीट है ना, ये होते कैसे हैं, और पीछे से शुरू करें। एल्गी वगैरह क्या होते हैं, फंजाई वगैरह नॉर्मली हैप्लॉइड होते हैं, तो माइटोसिस होगा भाई, माइटोसिस। माइटोसिस से ये हैप्लॉइड गैमीट बना, ये हैप्लॉइड गैमीट बना, अब ये दोनों मिल गए, जाइगोट बना, डिप्लॉइड बेटा। जाइगोट कैसा बना? डिप्लॉइड। इनका मुख्य शरीर कैसा है? हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, तो हम क्या करा देंगे? मियोसिस। क्या करा देंगे बेटा? मियोसिस करा देंगे। तो जब जाइगोट में होता है मियोसिस, जब जाइगोट में होता है मियोसिस, तो उसे कहा जाता है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में। लेकिन जब गैमीट बनने के लिए होता है मियोसिस, जब गैमीट बनने के लिए होता है मियोसिस, तो उसे कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। और वैसे ही जब स्पोर बनने के लिए, बीजाणुओं के निर्माण के लिए मियोसिस होता है, किसके लिए बेटा? जब बीजाणुओं के निर्माण के लिए, स्पोर के निर्माण के लिए मियोसिस होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पोरिक मियोसिस। चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ बेटा, अभी सवाल करेंगे इसके, एक बार फटाफट से देख लीजिए इसको। यहां से हमने शुरू किया था आज पढ़ना, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या देखा? पैकिटीन के बारे में देखा, पैकिटीन। पैकिटीन के बाद आपने बेटा द्विपट्ट देखा। द्विपट्ट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? डिप्लोटीन होता है भाई, डिप्लोटीन। फिर आपने ये पारगतिक्रम यानी कि डाइकाइनेसिस देखा, पारगतिक्रम अर्थात डाइकाइनेसिस। फिर आपने देखा बेटा मध्यावस्था के बारे में, तुलना करते हुए पढ़ा आपने मध्यावस्था प्रथम। फिर बेटा आपने ये देखा पश्चावस्था प्रथम, और इसको जब आपने पढ़ा तो पश्चावस्था भी थोड़ा सा याद कर लिया। फिर बेटा आपने देखा अंत्यावस्था प्रथम के बारे में, अंत्यावस्था प्रथम, वहीं पर अंतरालावस्था, और मियोसिस 2 जो होता है वो तो माइटोसिस के जैसा होता ही है। फिर आपने बेटा पढ़ा अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा आपने, और आपने पढ़े अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, और आपने पढ़े अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग मिलकर क्या करेंगे बताओ जरा मुझे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा।
चलो ये पहला सवाल देखो। पहला सवाल कह रहा है यूकैरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है। यूकैरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है। G2 अवस्था, एम अवस्था, नहीं, एस अवस्था में होता है भाई, एस अवस्था। अगला आपको क्या करना है, दो सूचियां हैं, सूची प्रथम और सूची द्वितीय, उसको मिला देना है। तो यहां पर अगर आप देखें सम विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन, वो हो जाएगा एम प्रावस्था, और ये इधर हो जाएगा यानी कि डी का आर, ये तो होने से रहा, और ए का एस। अच्छा, दो ऑप्शन है भाई। चलो अब प्रोटीन का संश्लेषण यहां पे कर लीजिए G2, और इनके हिसाब से शांत अवस्था कर लीजिए, अक्रिय अवस्था, सी का क्यू। एक ही ऑप्शन बेटा फोर्थ आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है बेटा, फोर्थ हो जाएगा आंसर, फोर्थ। अगला सवाल देखो, कथन 1, कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है। नहीं बेटा, सक्रिय होती है उपापचयी रूप से, ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रोसोम अंतरावस्था की एस प्रावस्था में द्विगुणित करता है, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कथन 1 असत्य है एवं कथन 2 सत्य है। अगला सवाल देखिए, कह रहे मध्यावस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहचानो भाई, केंद्रीय आवरण पूर्णतः विघटित हो जाता है, ठीक है भाई, सही है। गुणसूत्र अत्यधिक संघनित हो जाते हैं, ठीक है। मध्यावस्था गुणसूत्र 4 संतति अर्धगुणसूत्रों के, नहीं भाई 2 के बने होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के इक्वेटर पर पड़े होते हैं, ये तो ठीक है। तो यहां पर गलत कथन कौन सा है भाई, थर्ड वाला है, थर्ड जो कथन है वही गलत है। आगे देखो, करें निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है। बताओ भाई। एनाफेज 2, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, लेकिन एनाफेज 2 में होता है, तो पश्चावस्था द्वितीय। आगे आइए, अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था प्रथम की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। स्थूल पट्ट में बेटा, स्थूल पट्ट यानी कि पैकेटिंग। चलो अगला स्टेटमेंट वाला सवाल है, पढ़ो और करो उसको। सही कथनों का चयन करो। क्या कह रहा है, चतुष्क निर्माण तनुपट्ट में दिखाई देता है, गलत है भाई। तो ये दोनों तो गलत हो गए ना। पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं। एक मिनट, ए गलत है भाई, ए वाला गलत है। चतुष्क का निर्माण तनुपट्ट में नहीं, वो दिखाई देते हैं चतुष्क कहां पर, स्थूल पट्ट में। तो जिसमें ए आ जाएगा वो गलत है। बी क्या कह रहा है, पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, ठीक बात है भाई। स्थूल पट्ट में उपांति भवन होता है, नहीं वो तो पारगति क्रम में होता है। केंद्रिका, गोल्जी का एवं ईआर अंत्यावस्था में यानी कि टीलोफेज में पुनः बन जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखें डी सही है, बी और डी जो है सही हो जाएंगे। इसमें कह रहा है क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की बहन नहीं, संतति अर्ध गुणसूत्र के बीच होता है, नहीं असंतति के बीच होता है। ई वाला गलत है भाई, ई वाला जो है गलत है। अगला देखो, अगला देखो क्या कह रहा है, अपने से बताओ जरा मुझे। कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में महीनों या वर्षों में संपन्न होती है। बेटा द्विपट्ट हो जाएगा ना, द्विपट्ट हो जाएगा भाई, द्विपट्ट का मतलब डिप्लोटीन। आगे देखो, कह रहा अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय
और आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा बेटा। कौन से एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा। आगे देखो भाई, सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करो। चलो देखते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, गलत कथन चुनना ना। कह रहे तर्क तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, नहीं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। अंत्यावस्था में गुणसूत्र असंगनित होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था में होता है, ठीक है। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र इक्वेटर में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो बेटा जो गलत आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला है, फर्स्ट। चलो, कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? चलो अभी देख लेते हैं। कह रहे डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की एस प्रावस्था में होता है। अर्धसूत्री विभाजन का एस प्रावस्था जैसा कुछ नहीं है भाई, ये गलत है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन एवं पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में होता है, ठीक है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन 2 के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ठीक बात है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 है, ठीक है। पहला वाला जो है वही गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला वाला गलत है बेटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? बेटा पश्चावस्था द्वितीय, एनाफेज 2। बताया मैंने आपको कि ये काम कहां पर होता है? एनाफेज 2 में होता है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण कायजमेटा का उपांति भवन है? तो बच्चों कायजमेटा का उपांति भवन होता है पारगति क्रम में, पारगति क्रम में होता है भाई, पारगति क्रम में। कह रहे गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से तर्क तंतुओं का जुड़ना किसमें सुस्पष्ट होता है? मध्यावस्था बेटा। ये सब मेटाफेज में बढ़िया से दिखाई देता है बच्चों, मेटाफेज में। अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था के दौरान सूत्र युग्मन होता है? समजात गुणसूत्र कब मिलते हैं बेटा? युग्म पट्ट के दौरान मिलते हैं, जाइगोटीन के दौरान मिलते हैं बेटा। वो कब मिलते हैं? जाइगोटीन के दौरान। चलिए फिर से मैचिंग कराना है, तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि पैकीटीन, अर्थात ए का हो जाएगा एस, तो ये होने से रहा और ये होने से रहा। साइनेप्सिस होता है युग्म पट्ट में, यानी बी का हो जाएगा क्यू, बी का क्यू, ठीक है। सिनेप्टोनिमल बल का कमजोर होना, अच्छा चलो ये हो जाएगा आपका द्विपट्ट यानी कि डिप्लोटीन। उपांति भवन पारगति क्रम, डी का जो है टी होगा भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आपका जो आंसर है भाई वो हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, समजातीय गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण, ठीक है, साइनेप्सिस। समजातीय गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान, क्रॉसिंग ओवर। समजातीय गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण और पृथक्करण, यहां पर भी पृथक्करण लिखा है, यहां पर भी पृथक्करण लिखा है। बेटा इस सवाल में कुछ तो अशुद्धि है, ए और बी से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ए का हो जाएगा क्यू और बी का हो जाएगा पी। इनके हिसाब से इनका आंसर आ रहा है फर्स्ट। ये तो ठीक है भाई, प्रतिकर्षण यानी कि डी साइनेप्सिस हो रहा है, यहां पे भी पृथक्करण लिखा है, यहां पे भी पृथक्करण लिखा है। देखेंगे क्या है ये। चलिए एक और सवाल देखिए, मध्यावस्था द्विपट्ट पारगति क्रम और क्रॉसिंग ओवर। काइजमेटा की समाप्ति हो जाएगा पारगति क्रम, है ना, यानी सी का एस। एक ही ऑप्शन में बेटा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो चैप्टर पूरा हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। एक्सरसाइज 2 और 3 आपने पहले ही कर लिया होगा,
आज आपको एक्सरसाइज 2 कर लेना है, एक्सरसाइज 3 कर लेना है और एक्सरसाइज 4 भी पूरा कर लेना है। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।